दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। थ्री इडियट्स का एक डायलॉग तो आपने सुना होगा। ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। उसी तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में ये सीज फायर नहीं था, ये ईरान का सरेंडर था। न चाइना साथ आया, न रशिया साथ आया, न पाकिस्तान साथ आया। एक भी कंट्री पूरी दुनिया में ईरान के साथ नहीं खड़ा था। ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस ही खाली छोड़ दिया था। उसकी मिसाइलें सही जगह पे गिर नहीं रही थी। हाँ, कुछ गिरी हैं, 5 to 10% मिसाइलें जरूर गिरी हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ इजराइल का। और यहां इजराइल ने ऐसी की तैसी फेर दी पूरे ईरान ने, और दूसरे उसके बाद अमेरिका ने B2 बॉम्बर्स डाल के जो तीनों इनके न्यूक्लियर साइट्स थे उनको बर्बाद कर दिया। मतलब ये हुआ फाइनली कि ईरान के पास सरेंडर करने के सिवा और कोई दूसरा चारा था ही नहीं दोस्तों। जो आज सुबह ट्रंप ने उसका क्रेडिट लिया कि हाँ, मैंने ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवा दिया। जैसे कि मैं एक और मिसाल दूं कि एक बंदा पूरा खून से लथपथ होके आया अपने घर में वापस और कहा कि मैं तो बिल्कुल एक वॉर में लड़ाई करके आया हूं और एक बंदे से जीत के आया हूं। तो उसके घर वालों ने कहा, यार तुम तो ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ, तो हाथ पैर तेरे टूटे हुए हैं, तू कह रहा है कि तू हार में जीत के आया, कैसे? कहता है, साहब उसने मारा मुझे जितना भी हो, लेकिन मैंने भी बराबर गालियां देता रहा उसको लास्ट तक। और यही हुआ है ईरान इजराइल में भी। इजराइल पूरा ठोकता रहा ईरान को, और ईरान क्या कहता रहा कि अमेरिका ने 6 बॉम्ब हमारे ऊपर मारे, हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे मारे, तो हमने भी 6 मिसाइल मार दी उनके इंस्टॉलेशंस पे जो कि मिडिल ईस्ट में थे। वाह रे वाह, क्या दोनों में आपस में कंपैरिजन है? चलिए दोस्तों, जो भी है, अच्छा हुआ कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, या ईरान ने सरेंडर किया, या ईरान के पास और कोई रास्ता दोस्तों था ही नहीं। ठीक है ना? लेकिन मैं अब मुद्दे पे आता हूं कि ये हुआ क्यों, कौन था इसके पीछे जिसने सीज फायर कराया। दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, कुछ लोग बोलेंगे नेतन्याहू ने कराया, कुछ लोग कहेंगे कि वर्ल्ड लीडर्स ने कराया। आप जानते हैं किसने कराया सीज फायर? अमेरिका और इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसने कराया सीज फायर। अगर अमेरिका के पास B2 बॉम्बर्स नहीं होते तो ये सीज फायर नहीं होता। अगर इजराइल के पास आयरन ड्रोम नहीं होता, AI गाइडेड ड्रोन्स नहीं होते, तो ये नहीं होता सीज फायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो विनर है। आप किसी तरीके का युद्ध देख लीजिए, चाहे कन्वेंशनल वॉर हो, मिसाइल और रडार सिस्टम का हो, साइबर वॉर हो, AI का हो, हैकिंग हो, प्रॉक्सी वॉर हो, सर्विलेंस हो, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो, कुछ भी हो, आजकल सब में टेक्नोलॉजी है। और जिसके पास टेक्नोलॉजी बेटर है वो जीता है। इंडिया कहता है इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया जीता, पाकिस्तान कहता है हम जीते। पाकिस्तान क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसने कुछ इंडिया के फाइटर जेट्स गिरा दिए। इंडिया बोलता है कि हां, हमने भी तुम्हारे 9 जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको गिरा दिया, हमने तुम्हारे 9 एयरफोर्स स्टेशन गिरा दिए। इसलिए ये भी टेक्नोलॉजी है। कोई ग्राउंड सोल्जर नहीं था। इंडिया से कोई पैदल चल के पाकिस्तान नहीं किया था मारने के लिए, ना ही पाकिस्तान से इंडिया आया, लेकिन दोनों ही कह रहे हैं कि हाँ, हम जीत गए। यहां पे US कहता है कि हमने मीडिएशन कराया, हम जीत गए। एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी सोल्जर नहीं मरा USA का। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। बिना टेक्नोलॉजी के युद्ध भी नहीं हो सकता और आप अपनी पावर भी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। यहां मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू स्किल्ड मैन पावर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं। मैं तो बिल्कुल अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं कि इसका फ्यूचर है इंडिया, क्योंकि इंडिया की जैसे स्किल्ड मैन पावर, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इवन चाइना में नहीं है। इंडिया में कमी किस बात की है? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स की कमी है। और ये चीज ऐसी हैं जो बनाई जा सकती हैं, लेकिन स्किल्ड मैन पावर वो ब्रेन का गेम है। ब्रेन इंडियंस के पास बहुत है। तो जो बेसिक चीज चाहिए आपको सुपर पावर बनने के लिए, बेसिक चीज आपका इंटेलिजेंस, आपके आईआईटीज, आपके आईआईएम्स, आपके रिसर्च सेंटर्स, आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर्स, ये सब आपके पास है। केवल आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको यूटिलाइज करने का। इसलिए आपके इंजीनियर्स बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। जैसे आप जानते हैं, दुनिया की जो टॉप 100 आईटी कंपनीज हैं उसमें 38 के सीईओज इंडिया हैं। आपको परसेंटेज देख रहे हैं आप कितनी है? 38%। आपने सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई है, अरविंद कृष्णा है, शांतनु नारायण है, किसको किसको बोले। यूएसए के 40% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भारतीय मूल के हैं। नासा में 25% कर्मचारी भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली में हर तीसरी कंपनी में कोई ना कोई इंडियन बैठा है। हमारे पास सब कुछ है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं तो इनको बाहर नहीं जाना पड़ता, हिंदुस्तान में रह के ही काम करते हैं। पूरा यूएसए आज आपका हिंदुस्तानी चला रहे हैं। और दूसरी हम अगर बात करते हैं, 57 मुस्लिम्स कंट्रीज हैं और उनमें कमी क्या है? केवल जज्बा तो बहुत है, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन और इनोवेशन का कल्चर नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में 80% हायर एजुकेशन केवल रिलीजन पे आधारित है। रिसर्च आउटपुट जीरो है। आप कितने भी पैसे दे दो इनको, ये कभी टेक्नोलॉजी में आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मसाला ही खराब है, उसका रॉ मटेरियल ही खराब है। रॉ मटेरियल होता है वो आदमी, वो ब्रेन, वो इंटेलिजेंस बच्चे जो कि टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं। रिसर्च आउटपुट जीरो है। यहां पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी जाए तो कहीं कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ही नहीं। अब ऐसी हालत में वो चाहे जितना भी धार्मिक का अपना जोश दिखा लो, लेकिन टेक्नोलॉजी के सामने वो नहीं टिक सकते हिंदुस्तान से दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इंडिया अगले 50 साल में पावर से और सोशल में वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बन सकता है। और आज की वॉर्स को देख के तो मुझे ये 100% लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज, ये स्ट्रेंथ, ये केवल हिंदुस्तान में ही है दोस्तों। चाइना का रोल क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग करना। वो रिवर्स इंजीनियरिंग में जीनियस है। और उसने क्या काम किया कि कॉपी तो किया, लेकिन अब उसको एडवांस किया। यूएसए से सॉफ्टवेयर सीखा और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसके अपने ही वर्जन तैयार किए, जैसे टिकटॉक है, वी चैट है, बाइडू है, एड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फर्क क्या है? इंडिया में क्रिएटर्स हैं जबकि चाइना में कॉपीज हैं। इसलिए भारत के इंजीनियर्स दुनिया भर के सॉफ्टवेयर और एआई सेक्टर में छाए हुए हैं। अभी इसीलिए मैं कहता हूं कि अगले 50 साल तक, 50 साल के बाद से इंडिया को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? स्किल्ड ब्रेन्स है।
और अब तो ये बहुत अच्छा हो गया कि हम डिफेंस और स्पेस टेक में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम लगता है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, एचएएल है, ऐसी एजेंसियां वर्ल्ड क्लास बन रही हैं। टाइम लगता है, दूसरों का विश्वास जीतने में भी टाइम लगता है। और हमारी टेक एक्सपोर्ट भी अब बढ़ रही है दोस्तों, और ये सब मेक इन इंडिया के अंदर ही हो रहा है। और अब इन्वेंट इन इंडिया का टाइम आया है दोस्तों। हमको इन्वेंट करना है इंडिया में, जिसमें कि हम पीछे हैं, लेकिन जो हमारा स्किल है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली वो दिन दूर नहीं है जब हम मेक इन इंडिया तो करेंगे ही करेंगे, हम इन्वेंट इन इंडिया भी करेंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ईरान जो आज हारा है या सरेंडर किया है, वो सरेंडर नहीं करता अगर उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती। अमेरिका बैठे बैठे चौधरी क्यों बना है? क्यों? क्या उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं? नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कि सालों सालों में आया है, 250 सालों में आया है। इंडिया को तो बने हुए ही अभी 78 ईयर्स हुए हैं। और अब आप देखिएगा कि हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते इंडिया ही एक तरीके का इन्वेंट करेगा पूरे नए वर्ड को। और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं इस लाइन में, क्योंकि आप अगर कोई खाना भी बनाते हैं तो अगर उसमें या तो मसाले खराब हो जाए तो भी सब्जी खराब बनेगी, और उसके अंदर अगर सब्जी खराब होगी तो भी सब्जी खराब बनेगी। इंडिया के पास दोनों चीजें अच्छी हैं। और मेन चीज क्या है? आपका ब्रेन, बच्चों का ब्रेन, इंडियन बच्चों का ब्रेन, जो कि आपको लेके जाएगा, जो कि आज यूएस को आगे लेके जा रहा है, यूरोप को आगे लेके जा रहा है, वही कल इंडिया को आगे लेके जाएगा। और इस वॉर से, सीज फायर से पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए कि ये जीत अमेरिका की नहीं है, इजराइल की नहीं है, ये जीत है टेक्नोलॉजी की, जिसका आज यूएस के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और शायद इंडिया की गवर्नमेंट ये चीज़ अच्छी तरह जान गई है। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपके इसमें क्या कमेंट्स हैं, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।